नमस्कार। आज हम देखेंगे भारत पाक संबंध, कारगिल संघर्ष और उसके बाद की स्थिति। कुलदीप नैयर ने कहा है कि आज भी भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी हैं। पाकिस्तानी प्रेस भारत विरोधी प्रचार में निरंतर लगा रहता है। द्विपक्षीय मुद्दों को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालता रहता है और अमेरिका से सैनिक सामान, घातक F-16 विमान, हारपून नामक जहाज आदि खरीद रहा है। इन दिनों लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर के मामले को लेकर चलने वाला संघर्ष भी दोनों ओर कटुता को ही बढ़ावा दे रहा है। पिछले 5-6 वर्षों में इस विवाद को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई छोटी मोटी झड़पें भी हो चुकी हैं। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान सिख तथा जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को प्रेरणा, सहायता और प्रशिक्षण दे रहा है। नवंबर 1986 में पाकिस्तान ने सैनिक अभ्यास के बहाने भारत से लगी सीमा पर भारी संख्या में सेना को तैनात कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में तनाव के हालात पैदा हो गए। सौभाग्य से दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य 5 दिन की बातचीत के बाद 4 फरवरी 1987 को एक समझौता हो गया और युद्ध का खतरा टल गया। 28 मई 1990 को भारत ने विश्वास पैदा करने का एक मुश्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाकिस्तान से आतंकवादियों को अपना समर्थन बंद करने, शस्त्र और आतंकवादियों को पकड़ने, आतंकवादियों को पारगमन सुविधा न दिए जाने और कानून से बचकर भागे लोगों को पकड़कर सौंपने की मांग की गई। भारत के प्रस्ताव के अनुसरण में विदेश सचिव स्तर की वार्ताओं के 3 दौर हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई। 19 अगस्त 1992 को भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के 6ठे दौर की वार्ता के अंत में दोनों देशों ने रासायनिक शस्त्रों पर पूर्व प्रतिबंध तथा दोनों देशों के राजनयिकों की आचार संहिता संबंधी एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मई 1992 में इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक राजेश मित्तल के अपहरण, उन्हें शारीरिक यातनाएं देने व निष्कासन की पाक कार्रवाई के बाद दोनों देशों में होने वाली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता स्थगित कर दी गई। 17 मार्च 1994 को पाकिस्तान ने बिना किसी न्याय संगत कारण के एक तरफा निर्णय लेकर मुंबई स्थित अपने कोसलावास को बंद करने की घोषणा की। इसके बाद 26 दिसंबर 1994 को पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वे अपना कराची स्थित प्रधान कोसलावास बंद कर दें। इससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा अयोध्या विवाद पर प्रस्ताव पारित करना, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाने का प्रयास और पाकिस्तान के कई राजनीतिक ग्रुपों और सीमावर्ती संगठनों द्वारा 24 अक्टूबर 1992 को सीमा पार कर कश्मीर में घुसने का कथित निर्णय भारत पाक संबंधों के अधोगामी होने का अशुभ संकेत। 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने गोरी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने यह भी घोषित किया कि उसने 28-30 मई 1998 को 6 परमाणु परीक्षण किए और यह कहा गया कि ये परीक्षण मई 1998 के आरंभ में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किए गए। मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। उन घुसपैठियों ने पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत 9 मई को हमला करते हुए भारतीय सेना के आयुध भंडार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय सेना ने 434 किमी लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का संपर्क तोड़ने के इन घुसपैठियों के प्रयास को विफल कर दिया। भारतीय क्षेत्र से सेना समर्थित घुसपैठिए हटाने एवं नियंत्रित रेखा का सम्मान करने के लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा। भारतीय सेना की भारी सफलता और जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 5 जुलाई 1999 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आश्वासन दिया कि वे भारतीय भूमि से पाकिस्तानी सैनिकों
और मुजाहिदीन को वापस बुला लेंगे तथा नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करेंगे। जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास, बटालिक व मस्को क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना व उनके द्वारा समर्थित घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के उस पार धकेलने में भारतीय सेना को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तानी घुसपैठियों को अंततः घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। घुसपैठियों के विरुद्ध 8 मई 1999 से आरंभ हुई भारतीय सेना की आक्रामक कार्रवाई को 11 जुलाई 1999 को उस समय रोक दिया गया जब भारत व पाकिस्तान के सैन्य संचालक निदेशकों ने अटारी में बातचीत करते हुए घुसपैठियों में पाकिस्तान सेना की वापसी की समय सीमा निर्धारित कर दी थी। पाकिस्तानी सेना की वापसी के पीछे पाकिस्तान पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पाकिस्तान के प्रबल मित्र कहे जाने वाले अमेरिका व चीन ने भी इस मामले में उसका साथ नहीं दिया। इस नाटकीय घटनाक्रम के तहत 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटकर स्वयं को देश का मुख्य अधिशासी घोषित कर दिया। मुशर्रफ का यह वक्तव्य गौर करने लायक है कि दक्षिणी एशिया में कश्मीर मसले पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल संभव है। IC 814 का अपहरण 24 दिसंबर 1999 को 5 व्यक्ति इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर कंधार ले गए। सरकार 3 आतंकवादियों, जिनमें एक पाकिस्तानी राष्ट्रपति भी था, के बदले में विमान यात्रियों, क्रमिक दर और विमान की सुरक्षित वापसी में सफल हुई। यह अपहरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे घिनौना उदाहरण है। इस बात के स्पष्ट साक्ष्य है कि यह योजना पाकिस्तान तथा उन कट्टरवादी समूह की है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। यह उसके कमांडर तथा नियंत्रण से बाहर है। अपहरणकर्ताओं की पहचान करने पर पता लगा कि वे सभी पाकिस्तानी हैं। आगरा शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री वाजपेयी के नियंत्रण पर भारत पाक शिखर वार्ता के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। आगरा में संपन्न शिखर वार्ता को 16 जुलाई की रात 4 दौर पूरे होने के बाद तब झटका लगा जबकि घोषणा पत्र पर सहमति के बिना राष्ट्रपति मुशर्रफ इस्लामाबाद रवाना हो गए। संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर को मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल करने के सवालों पर दोनों पक्षों में गतिरोध उभर कर आया। संसद भवन परिसर में आतंकी हमले। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन परिसर में आतंकी हमले से भारत व पाकिस्तान के संबंधों में गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इस संदर्भ में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बियार को वापस बुलाने के अतिरिक्त नई दिल्ली व इस्लामाबाद स्थित पारस्परिक उच्चायोगों के 50% कटौती करने, दिल्ली लाहौर बस सेवा और समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बंद करने के निर्णय में भारत सरकार ने किया। सीमा पर शांत हुए गोलों की आग और वाजपेयी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के संबंध सुधारने की दिशा में एक बार फिर अपनी ओर से पहल करते हुए 22 अक्टूबर 2003 को भारत ने 12 सूत्री नए प्रस्तावों की घोषणा की। लोगों में मेलजोल बढ़ाना ही इन प्रस्तावों का सार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली ने ईद के दिन से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर भारत से सकारात्मक जवाब देने की इच्छा व्यक्त की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की पाक की पेशकश स्वीकार करते हुए सियाचिन क्षेत्र में संघर्ष विराम की पेशकश की। दिसंबर 2003 में नई दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों की नागरिक उड्डयन संबंधी बातचीत शुरू हुई और 1 जनवरी 2004 से वायु संपर्क खुलने पर सहमति बनी। दोनों देशों में बस सेवा बहाल हो गई। भारत ने उसे बढ़ाने और रेल संपर्क बहाल करने के साथ मुंबई कराची जलयान सेवा शुरू करने की पेशकश की। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी बंद रही। सीमा पर ऐसी शांति कई वर्षों बाद बनी।
जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भाग लिया। 3 दिवसीय सार्क सम्मेलन के समापन पर 6 जनवरी 2004 को वाजपेयी व मुशर्रफ की मुलाकात के दौरान विदेश सचिव स्तर की वार्ता के आयोजन का निर्णय किया गया और इसमें निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी। वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में समग्र वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई, जिसमें कश्मीर सहित 8 महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। 5 सूत्रीय एजेंडे की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत सियाचिन, तुलबुल परियोजना, सरक्रीक, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी तथा आर्थिक, आणविक और वाणिज्यिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के प्रोत्साहन हेतु वार्ता। इस वार्ता से पूर्व मई 2004 में परमाणु विश्वास बहाली के उपायों पर विशेषज्ञ स्तर की तथा जून 2004 में मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी के बारे में भी वार्ता हुई। पाकिस्तानी रेंजर के महानिदेशक और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के मध्य मार्च अप्रैल में सीमा प्रबंधन और घुसपैठ और तस्करी रोकने पर भी वार्ता हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अगस्त 2004 में मुलाकात करके इस दिशा में हुई समग्र प्रगति की समीक्षा की भी बात की गई। थैंक यू।